डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत में सीएम धामी ने किया 124 करोड़ की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जनसंवाद में चंपावत की जनता से 2027 के चुनाव को लेकर भी भरी हुंकार। चंपावत से कांग्रेस ने फूका 2027 का चुनावी बिगुल। परिवर्तन संकल्प यात्रा का किया आगाज। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। रुद्रपुर में महापौर ने की जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा। समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां सीएम धामी ने किया 124 करोड़ की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जनसंवाद में चंपावत की जनता से 2027 के चुनाव को लेकर भी हुंकार भरी है। चंपावत को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री धामी ने एमआरआई सेवा का शुभारंभ किया है। कॉर्बेट ट्रेल का उद्घाटन भी किया है। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 दिवसीय चंपावत दौरे के दौरान जनपद को स्वास्थ्य, पर्यटन और आधारभूत विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। धामी ने जिला अस्पताल में अत्याधुनिक एमआरआई सेवा का शुभारंभ किया है और बस अड्डा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कॉर्बेट ट्रेल का उद्घाटन, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास और सिटी सेंटर परियोजना का भूमि पूजन किया। मुख्य संवाद एवं भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत मेरे लिए सिर्फ विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि मेरी कर्म भूमि और मेरा परिवार है। यहाँ का अपनत्व मुझे शक्ति प्रदान करता है। आज का दिन चंपावत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रोडवेज परिसर में सिटी सेंटर, कॉर्बेट ट्रेल के लोकार्पण से यहाँ के विकास और रोजगार तथा व्यापार दोनों बढ़ेंगे। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सुविधा को मजबूत कर रहे हैं। आस्था के केंद्रों का भी पुनर्द्वार किया जा रहा है। हमारी सरकार ने यहाँ के विकास को सिर्फ कुछ योजनाओं तक नहीं बल्कि उत्तराखंड के आदर्श जिला के रूप में कार्य कर रहे हैं। 124 करोड़ से अधिक लागत की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर मिला है, जो विकास की नींव रखेगा। सीएम ने कहा, इन योजनाओं से हर वर्ग का विकास और सुनहरा भविष्य दिखाई देता है। धामी ने कहा कि बच्चों के भविष्य, सड़क, पार्किंग आदि बन रहे हैं। रोडवेज परिसर 62 करोड़ की लागत से बहुमंजिला अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा अन्य कई कार्य शामिल हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमारा संकल्प निर्माण नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों तक चंपावत के भविष्य का निर्माण करें। भूमिगत विद्युत लाइन का काम तेजी से चल रहा है। कहा कि किसी परिवार के लिए सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए, इसलिए यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हो रही हैं। इसी क्रम में 50 करोड़ की लागत से सीसीयू यूनिट का लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया। जनसमूह ने विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए सरकार की पहल की सराहना की। कार्यक्रम स्थल पर लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि एमआरआई सेवा शुरू होने से सालों से चली आ रही बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। यह सुविधा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूत प्रदान करेगी। तो हमारे यहाँ के सारे होटल, सारे होम स्टे, चाहे यहाँ हो, चाहे पिथौरागढ़ हो या धारचूला हो या गुंजी का क्षेत्र हो, सारे होम स्टे फुल बैठे। 50,000 की संख्या इस सीजन में अभी तक क्रॉस हो गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहले के समय में पूरे साल भर 500-700 लोग आते थे और अब इस साल यह आंकड़ा मुझे लगता है कि 1 लाख को पार करेगा। तो इसलिए भविष्य की जो चुनौतियां हैं उनको भी ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखकर भारत नेपाल सीमा पर ड्राई पोर्ट 177 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसके बनने के बाद व्यापार और रोजगार की नई संभावनाएं सृजित होंगी। इतना ही नहीं, हम बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एआई, इस पे हमारे चंपावत जनपद के बच्चे भी आगे बढ़े और आज भारत जिस प्रकार से इन क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है उसमें हमारे बच्चे भी उसके भागीदार बने। इसलिए हमने 57 करोड़ रुपए की लागत से चंपावत में साइंस सेंटर का निर्माण हो रहा है।
विज्ञान एवं नवाचार से हमारे बच्चों को जोड़ने का काम होगा। साथ ही एडवेंचर पार्क, जिम कॉर्बेट ट्रेल भी यहाँ की पर्यटन की संभावनाओं में वृद्धि करेगा। और लोहाघाट में 257 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहा पहला उत्तराखंड का महिला स्पोर्ट्स कॉलेज तथा छमनिया का बाद में लगा लेना एक साथ, छमनिया का सिंथेटिक ट्रैक हमारी बेटियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का, उनको पहुंचाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास में खेल की संभावनाओं के लिए अनेक द्वार खुलेगा। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली और उत्तराखंड के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए जारी किया गया है। अलर्ट के बाद प्रमुख धार्मिक स्थलों, सरकारी इमारतों और पुलिस ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक यह अलर्ट आने वाले दिनों में संभावित हमलों की चेतावनी देने वाला एक ईमेल सामने आने के बाद जारी किया गया। यह खतरा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नागरासु गुरुद्वारे में निहंगों के एक ग्रुप और अधिकारियों के बीच हुए गतिरोध के बाद सामने आया है। कहा जा रहा है कि ईमेल में दिल्ली और उत्तराखंड के कई 7 सरकारी मंदिरों के साथ दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों और पुलिस ठिकानों को संभावित टारगेट के तौर पर बताया गया था। उन्होंने बताया कि धमकी भरे संदेश में कुछ राजनीतिक नेताओं का भी जिक्र था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है और एहतियात के तौर पर संवेदनशील और ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा अधिकारियों ने शुरू कर दी है। बताया कि अहम धार्मिक स्थलों, ट्रांसपोर्ट हब और सरकारी इमारतों पर सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस यूनिट को सतर्क रहने और गश्त तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने ईमेल की सच्चाई का पता लगाने और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। साइबर एक्सपर्ट संदेश के डिजिटल निशान पर जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमकी असली है या महज एक अधिकारियों के अफवाह की। संभावित हमले के समय या सटीक जगह के बारे में अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अलर्ट की गंभीरता को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों ने आगे कहा कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर रही हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं। चंपावत से कांग्रेस ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी राजनीति तैयारियों का आगाज कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर अवैध खनन, स्थानीय युवाओं की उपेक्षा और विकास कार्यों में बाहरी कंपनियों को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चंपावत से परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने गोलजू मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाया जाए। गणेश गोदियाल ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जब जब चंपावत विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तब तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों और जन सरोकारों को मजबूती से उठाने का आह्वान किया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि शारदा कॉरिडोर और चलथी क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही खनन संबंधी अनियमितताओं के आरोप लगना गंभीर विषय है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शारदा कॉरिडोर के कार्यों के ठेके बाहरी कंपनियों को दिए गए हैं, जबकि स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए था। सम्मेलन के जरिए कांग्रेस ने साफ संकेत दिया कि पार्टी अब 2027 के चुनावी अभियान को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। ये बात सबके सामने अपने मन की बात कही कि एक तो मैं इसकी शुरुआत भगवान गोलजू के दरबार से करना चाहता था और आज सुबह जैसे ही मैं चंपावत पहुंचा, मैं सबसे पहले गोलजू के दरबार गया, उनके चरणों में शीश नवाकर इस उत्तराखंड प्रदेश के तमाम माताओं की, बहनों की, भाइयों की, बुजुर्गों की और युवाओं की जो इच्छाएं हैं
जिन जिन बातों से वो सरकार से पीड़ित हैं, उन तमाम भावनाओं को उनके चरणों में समर्पित करके आए। मैंने प्रभु से प्रार्थना की है कि हे भगवान गुलजू, हम आप पर इस रूप में आस्था रखते हैं कि आप न्याय के देवता हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिससे आज हमारा पूरा प्रदेश प्रताड़ित है, भयभीत है, डरा हुआ है, तानाशाही सरकार की चल रही है, इससे मुक्ति दिलाना। तो एक तो ये कारण है यहाँ से, और दूसरा निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र है। मैं यहाँ देखने आया था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं इसको क्या बना दूंगा, स्विट्जरलैंड बना दूंगा। तो वो स्विट्जरलैंड कहाँ बना है, मैं उसको देखने आया था। तो ये दोनों कारण थे, और मैं चुनौती दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी वो इस विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार दिया उन्होंने, इसको सार्वजनिक करें। रुद्रपुर में महापौर विकास शर्मा ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अस्पताल की व्यवस्थाओं और जन समस्याओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने संसाधनों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत ढांचे से जुड़ी समस्याओं से महापौर को अवगत कराया। इस पर महापौर ने आश्वासन दिया कि जिला स्तर की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाएगा, जबकि शासन स्तर के मामलों को मुख्यमंत्री धामी के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा। महापौर ने कहा कि मरीजों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना प्राथमिकता है तथा सरकारी अस्पतालों में किसी भी मरीज को असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और सुलभ बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर के तिवारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज जिला चिकित्सालय में मेरा आना हुआ। यहाँ पर पीएमएस हैं हमारे के तिवारी जी और सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल जी, और यहाँ के पूरे स्टाफ के साथ मेरी बैठकर विधिवत चर्चा हुई। हम कैसे क्षेत्र की जनता को सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, किस प्रकार से और हम अपने लोगों तक ये सुविधाएं दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत जल्दी हमारा मेडिकल कॉलेज भी शुरू होने वाला है। वर्तमान में सारे डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आज इनके साथ मेरा बैठना हुआ और बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। कुछ और यहाँ की आवश्यकताएँ हैं, उनको ठीक करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा। और ये हमारा जिला चिकित्सालय है, हमारे शहर की शान है। सितारगंज क्षेत्र के ग्राम बैगुल कॉलोनी कुंवरपुर सिसैया में घरेलू विवाद के चलते 25 वर्षीय युवक ने कथित रूप से कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में परिजनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सूरज सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सूरज ने कुछ समय पहले दिनेशपुर निवासी तान्या से प्रेम विवाह किया था। परिजनों के अनुसार 25 जून को पत्नी अपने मायके चली गई थी, जिसके बाद से सूरज मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। इसी तनाव में उसने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। डॉक्टरों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूरज सिंह करके मरीज आया था हमारे पास, 25 साल का लड़का है, बैगल कॉलोनी में रहता है सितारगंज के। तो जब ये आया था हमारे पास तो उनके रिश्तेदारों ने बताया, उनके जो साथ आए तो उन्होंने बताया कि इस तरह कुछ खा लिया है। तो पूछने पे हमको पता लगा और इनने पैकेट भी दिखाया तो सल्फोस पॉइजनिंग का केस है, सल्फोस खाया हुआ था। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट देके हमने इनको एम्बुलेंस के द्वारा हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। तो हायर सेंटर में रेफर करते टाइम रास्ते में ही एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा हमको बताया गया कि उनकी मौत हो गई थी। तो ये वापस हमारे अस्पताल लाए थे, जहाँ हमने इनको किच्छा शुगर मिल परिसर में सुबह एक युवक का शव झाड़ियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान भुवन देशवाल जनपद बागेश्वर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह पिछले करीब 1.5 साल से किच्छा निवासी कमलेश के साथ रह रहा था और नशे का आदी था। कमलेश के अनुसार शनिवार को वह उसे रोज की तरह चीनी मिल परिसर के
पास छोड़कर आई थी, लेकिन देर रात तक उसके घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश शुरू कर दी गई। कई स्थानों पर खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला। सुबह पुलिस ने चीनी मिल परिसर में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना दी, जिसके बाद कमलेश ने मौके पर पहुंचकर उसकी पहचान भुवन के रूप में की। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर पहचान की पुष्टि कराई। प्रारंभिक जांच में अत्यधिक शराब सेवन से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र कर जांच शुरू कर दी है। भैया ये मैंने कल 2 बजे छोड़े थे यहाँ चीनी मिल ग्राउंड में, और चीनी मिल ग्राउंड में छोड़ने के बाद में ये 6-7 बजे घर के लिए फोन कर देते थे, तो मैं इनको लेने आ जाती थी। कल ना इन्होंने कॉल किया, ना कोई इनकी शनाख्त मिली, कुछ भी। और मैं ढूंढने के लिए आई तो मुझे मिले भी नहीं। घर चली गई फिर मैंने अपने लड़के को भेजा ढूंढने के लिए साइकिल से, उसको भी नहीं मिला। मैंने कहा फिर देख के आज वहाँ पर क्या बोलते कोतवाली की तरफ जो नगर पालिका के पास में मैच खेल रहे हैं, शायद वहाँ चले गए क्योंकि मैच के ज्यादा शौकीन थे। वहाँ देखने भेजा, वहाँ भी नहीं मिले। अब रात भर नहीं पहुंचे तो सुबह भी मैं ढूंढने के लिए वही पहुंची। सबसे पहले यहाँ का मेरे को अंदाजा ही नहीं था। वहाँ पहुंची तो वहाँ से एक भैया मिले पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा कहाँ है आपके पति? तो मैंने ये कहा कि वो सफेद बनियान पहने हैं। तो बोले ऐसा है, चीनी मिल में चले जाओ, कोई है वहाँ पे। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर सुबह तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। प्रत्यदर्शियों के अनुसार बस चालक को नींद की झपकी आने के कारण बस गलत दिशा में पिकअप से टकराई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत की सूचना है। श्यामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से बस को हाईवे से हटाया, जिसके बाद यातायात को सुचारू किया गया। देश भर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू हो चुका है। इसी के तहत रविवार को जिला चिकित्सालय में रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा ने फीता काटकर और एक बच्चे को पोलियो रोधी दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे 5 साल तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं, ताकि पोलियो मुक्त भारत का संकल्प और मजबूत हो सके। महापौर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा पोलियो उन्मूलन में जन सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर जुनैद कमर ने बताया कि रुद्रपुर शहरी क्षेत्र में 41,477 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 147 बूथ, 108 घर-घर टीमें, 11 ट्रांजिट टीमें और एक मोबाइल टीम तैनात की गई है। अभियान के दौरान बस अड्डों, रेलवे स्टेशन सहित सार्वजनिक स्थानों पर भी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। आज जिला चिकित्सालय उधम सिंह नगर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत छोटे बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाकर मेरे द्वारा की गई। ये पल्स पोलियो अभियान 2011 में हमने पूरे देश के अंदर इस पे पोलियो पर सफलता हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में जिस प्रकार से पोलियो के कुछ केस आए हैं, उसको लेकर भारत ने भी पुनः पोलियो की दवाई देने की अभियान की शुरुआत की है। मैं सभी अपने परिवारवासियों से, क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि जिनके भी छोटे बच्चे हैं उन्हें पल्स पोलियो की दवाई अवश्य पिलाएं, ताकि इस प्रकार से पहले हमारा देश पूरी तरह से पोलियो मुक्त है, भविष्य में भी हम पोलियो मुक्त रहें। और मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, यहाँ के पीएमएस का, यहाँ के सीएमओ साहब का, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस अभियान को घर घर तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया। उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने बागेश्वर जिले की दोनों महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों बागेश्वर और कपकोट पर जीत का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने समाज में सक्रिय और प्रभावशाली युवा चेहरे सुभाष चंद्र सिंह पिलखवाल को बागेश्वर नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही यूकेडी ने भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ पोल खोल अभियान का भी आगाज कर दिया। बागेश्वर मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए युवा नेता वरुण चंदोला और नवनियुक्त नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह ने दावा किया कि जिले की जनता का भाजपा और कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है।
और अब लोग क्षेत्रीय विकल्प की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए यूकेडी नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है और इसी वजह से पार्टी के नेता क्षेत्रीय दलों पर हमलावर हैं। नेताओं का कहना है कि बागेश्वर और कपकोट में परिवर्तन की लहर तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में कुमाऊं क्षेत्र में यूकेडी मजबूत प्रदर्शन कर राजनीतिक समीकरण बदल सकती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी को भी आड़ू पाड़ू घिंगाड़ू कहते हैं ना, उसको ले आती है, कार्यकर्ता को जोड़ती है विचारधारा से और उसके बाद करती है ऊपर सत्ता का खेल, भांगरेस। भाजपा और कांग्रेस, जो कांग्रेस का मंत्री है वही भाजपा का मंत्री है और उत्तराखंड की जनता हाथ मल रही है, अपने देख रही है इनको कि कब ये हमारी ओर रहमो करम अपने देंगे। तो महेंद्र भट्ट जी का जो घमंड है, वो क्या कहते हैं, जिस भूमि में आते हैं वो क्या कहते हैं, बद्री विशाल की भूमि है ना, तो जय बद्री विशाल हम भी कह रहे हैं और जय बद्री विशाल इस बार उन्हें उनकी औकात दिखाएंगे। डगर आसान ऊपर वाला बनाता है, हमारा काम है इस पथ पर चलना, हम निरंतर इस पथ पर चलते रहेंगे। हम एक पीड़ा से जनित हमारी ये जो उत्तराखंड क्रांति दल है ना, जब पहाड़ की जब अनदेखी हो रही थी, उसी मांग को लेकर राज्य की भी मांग करी थी। ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित बस अड्डा का 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद शुरू नहीं हो सका है। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध तेज हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घंटे का मौन व्रत रखकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रत्यदर्शियों का कहना था कि बस अड्डा पूरी तरह तैयार होने के बावजूद उसका संचालन शुरू नहीं किया जा रहा, जिससे क्षेत्र की जनता को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से बनी सुविधा का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र बस अड्डे का संचालन नहीं किया गया तो कांग्रेस व्यापक जन आंदोलन छेड़ेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। ने सरकार के साथ ये मैटर कई बारी टेकअप करा है। मेरी पिछले हफ्ते रादर इसी हफ्ते सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से भी बात हुई। उन्होंने मुझे अगले हफ्ते जवाब देने के लिए कहा और हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कि हमको ये आंदोलन ना करना पड़े और ये बस अड्डे का संचालन शुरू करवा दें। अब क्योंकि ये लोग इन लोगों ने नहीं करवाया तो हमने जनता की आवाज़ या जनता का संदेश शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आज ये मौन व्रत और इस आंदोलन का आह्वान किया था। आप देख रहे हो किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, तो ये जनता का के अंदर जो रोष व्याप्त है उसको दर्शाता है। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।